सत्यप्रकाश जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। सत्यप्रकाश जी हाईकोर्ट के लॉयर हैं और इंडिपेंडेंट प्रवक्ता। सत्यप्रकाश जी, मैंने जो अभी बोला कि अमित शाह जी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई, और अब इवेंट की शुरू में अमन जी ने भी एक्सेप्ट किया कि जाति कॉम्बिनेशन को समझने में अमित शाह इस बार फेल हुए। ये जो अखिलेश थे उन्होंने जाति के आधार पे टिकट दिए, और जो स्टेट का यानी कि योगी जी मैं स्पष्ट कर देता हूँ। मैं आ रहा हूँ आपके पास। और जो योगी जी का सजेशन था जिन लोगों को टिकट देने के लिए, उनको ना देके अमित शाह ने अपने प्रेफर्ड लोगों को दिया, जिसकी वजह से यूपी में सबसे ज्यादा मुखानी पड़ी। और आज मोदी जी जो है वो बहुमत के मार्ग छूते छूते रह गए। आपका क्या ओपिनियन है, सही है या गलत है? देखिए, दो चीजें हैं। ये तो इंटरनल बातें हैं कि भाई अमित शाह और योगी जी बीजेपी के ही लोग अब बोल रहे हैं, छन छन के बीजेपी से ही आ रही है अब। हाँ, किसको पसंद किया और किसको नापसंद किया। एक बात तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार से मैं एक आंकड़ा देख रहा था किसी अखबार में, कल मैंने ये आंकड़ा देखा कि भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 7% कम ब्राह्मणों ने वोट दिया उत्तर प्रदेश में, और 2 से 2.5% जो है राजपूतों ने कम वोट दिया। अर्थात करीब करीब 9.5% जो इनके पारंपरिक वोटर थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चीज समझ नहीं पाई कि जो उनके पारंपरिक और एकदम कोर वोटर हैं वो स्वर्ण है, वो बनिया है, वो ओबीसी है। और ये जो कोर वोटर है इनके साथ भारतीय जनता पार्टी कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाई। अगर कहीं स्वर्ण को मना रही थी तो वहां ओबीसी बिदक जा रहा था, कहीं दोनों को मना लिया तो वहां बनिया समाज बिदक जा रहा था। ये जो कॉम्बिनेशन नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। जिस मुजफ्फरनगर की सीट से संजीव बालियान चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे संगीत सोम, आपको याद होगा, वहां पे त्यागी और ब्राह्मणों ने एक बहुत बड़ा रैली किया था, और उस रैली में उन्होंने ये बात रखी थी कि संजीव बालियान को टिकट ना दिया जाए। अविरल जी को शायद इस बात की जानकारी भी होगी। और बड़े स्तर पे एक रैली की गई थी, बहुत बड़ा रैली हुआ। उन्होंने बकायदा स्टेटमेंट दे दिया कि जो भी स्वर्ण समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे। यहाँ पे दो चीजें समझने वाली है कि जब आपको पता था कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो बनिया और स्वर्ण का है, आपने गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया, वहां से नाराजगी शुरू हुई। उसी प्रकार आपने मेरठ में अरुण गोविल जी को चुनाव लड़ाया, वो चुनाव जीत गए, लेकिन जीत का जो मार्जिन है आप देखेंगे 8,500 वोट वैसे व्यक्ति के लिए जिस राम मंदिर के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, और उस राम के एक बहुत बड़े कैरेक्टर को लोगों ने मतलब उतना पसंद नहीं किया जितना मेरठ में उनको जो उम्मीद थी। साथ ही साथ आप देखिए, अब आप आ जाइए पूर्वांचल में। उसी प्रकार पूर्वांचल में जो लल्लू सिंह जो अयोध्या से चुनाव हारे फैजाबाद से, उनके खिलाफ भी वहां पे एंटी इनकम्बेंसी थी लोगों में। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी पढ़ नहीं पाई, और एक फेक नैरेटिव जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से फेक नैरेटिव जो बनाया गया कि नहीं आरक्षण छीन लेगी, संविधान बदल दिया जाएगा, उस फेक नैरेटिव का शिकार भारतीय जनता पार्टी बाकी है। आ रहा हूं नहीं कुंदन जी, मैं केवल फैक्ट बता रहा हूं। मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं आपके बातों को मैं काट रहा हूं। इस फेक नैरेटिव में आप कहेंगे कि फेक नैरेटिव क्या था। जैसा कि मैंने आज खबर अखबारों में भी देखा, मैं टीवी चैनल में देख रहा था कि 8,500 रुपए के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, संविधान बदल दिया जाएगा, दलितों का आरक्षण छीन लिया जाएगा, इस प्रकार की नैरेटिव का अभी आप ही के पास आ रहा हूं। ठीक है अविरल जी, अभी दो सवाल बनता है। एक कि जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उन्होंने ही ऐसे डिसीजंस लिए, जाति को इग्नोर किया, जाति के उन्माद को इग्नोर किया, योगी जी के सजेशन को इग्नोर किया, जिसका जो है आपको खामियाजा उठाना पड़ा है। और दूसरा, जो आपका 400 पार का जो नारा था ये नैरेटिव में बदल गया और ये आपके अगेंस्ट गया। देखिए, इस विषय पर हम निश्चित रूप से चिंतन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, जहां तक आपने जातिवाद की बात की, हम जातिवादी लोग बिल्कुल नहीं है, और हम जातियों के आधार पर टिकट कभी नहीं देते। इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। उसके साथ साथ चर्चा अगर उत्तर प्रदेश की हो रही है तो चर्चा मध्य प्रदेश की भी होनी चाहिए।
चर्चा अगर मध्य प्रदेश की आप करोगे तो चर्चा उसके साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ की होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ के साथ साथ गुजरात और दिल्ली की भी होनी चाहिए। रोहित जी, आप ही के चैनल पर बैठकर एक नैरेटिव तैयार कुछ लोग कर रहे थे, जो केजरीवाल फैक्टर को डेवलप कर रहे थे। वो केजरीवाल फैक्टर तरीके से गायब दिल्ली से हुआ, वो सबको देखने के लिए मिला। किस तरीके से 7 में से 0 सीट आई, उसके बाद इन्हें शर्म आनी चाहिए जो फैक्टर डेवलप करने की कोशिश शर्म आनी चाहिए, शर्म तो आपको आनी चाहिए। जिस उत्तर प्रदेश के भरोसे सरकार बनाने का दावा करते हो, उसी उत्तर प्रदेश से उठानी पड़ी है। बोलने की नहीं, देखिए कोई बीच में बोलने की कोई बीमारी है तो वैसे बता दीजिए, मैं आपके बीच में ना बोल रहा हूं और ना बोलूंगा। जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल के विषय पर यहाँ चर्चा करनी बेहद आवश्यक है। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा बनाया गया, वो झूठे आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, कि मोदी जी ने जेल में ठूंस दिया अरविंद केजरीवाल को। तो दिल्ली की जनता ने इस बात को बता दिया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में दिल्ली को जलाने का जो कृत्य किया गया, उसे दिल्ली के नागरिक स्वीकार नहीं करेंगे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दंगे कराए, उसके साथ साथ शराब घोटाला किया गया, डीटीसी घोटाला किया गया, ऑक्सीजन घोटाला किया गया, जल बोर्ड घोटाला किया गया। मैं केवल 1 मिनट आपसे ले रहा हूं। देखिए, पूरे देश में जिस अरविंद केजरीवाल फैक्टर की बात होती है, पूरे देश में 3 सीटें आम आदमी पार्टी की आई। नंबर 1, आरजेडी 4 सीटों पर सिमट कर रह गई है। नंबर 2, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, ये इनका स्तर है, और उसके बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े करने का प्रयास करते हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर यह आरोप लगाते हैं, जनता ने और कांग्रेस ट्रिपल डिजिट। अविरल जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। अभी सिर्फ खुराना जी का आवाज जा रहा है। खुराना साहब, वही 2 सवाल, क्या मोटा भाई ने बीजेपी को मोटा झटका दे दिया, और क्या 400 पार का नैरेटिव बीजेपी के लिए किकबैक साबित हुई? देखो, आप इंटरनल बात कर रहे हो बीजेपी के अंदर की, मुझे तो पता नहीं है, आपके पास कोई क्लू होगा। पर मैं जहां तक बाहर बैठ के बीजेपी को वॉच करता हूं, यहाँ पे पर्सनल एजेंडा कोई नहीं चलाता। अगर अमित शाह, आप कह रहे हो कि उसकी स्ट्रेटेजी यहाँ फेल है, आसपास सब जगह कामयाब है। गुजरात में जो सराउंडिंग है सब जगह कामयाब है। कैसे गुजरात में? गुजरात जैसे स्टेट में भी 1 सीट हार गई बीजेपी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? गुजरात से तो कांग्रेस खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो जीतेगी। नहीं, ऐसा होता और है। गुजरात में और गुजरात में चुनाव की क्या हालत है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। आप ये कह रहे, देखो, पार्लियामेंट के इलेक्शन में अगर जातिवाद ये चीजें हैं, मेरे हिसाब से एक सिटीजन होने के नाते मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि लोग जातियों के आधार पे पार्लियामेंट में भी, एमएलए में एक बार फिर मान लूंगा, चलो भी लोकल चल सकता है, आगे काउंसलर, पंचायत, वहां समझ आती है बातें। लेकिन मैं जो क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा हूं, मैं अपने आप पे कर रहा हूं एक वोटर होने के, कि क्या हम जातिवाद की, अगर आप अब जातियों पे चलेंगे, देश चलेगा, तो उनके विदेश मंत्रालय भी उसी पे चलेगा, फाइनेंस भी उसी पे चलेगा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप जातियों के आधार पे देश तो नहीं चला सकते ना। यहाँ अगर आप बांट रहे, जाति का नहीं था ना। नहीं, यूपी में आपने जातियों की बात की है अभी पिछले 15 मिनट से ये बात चल रही है। जातिगत समीकरण तो बहुत बड़ी बात है ना। जातिगत समीकरण से ही आप पूरे देश के अंदर में कुछ कर सकते हैं, बाकी और तो सवाल को रिफ्रेम कर देता हूं। योगी जी ने ग्राउंड से आदमी सेलेक्ट किए, बट ऑब्वियस है कि योगी जी का तो कोई परिवार है नहीं, तो उन्होंने बीजेपी के ही कर्मठ कार्यकर्ताओं को सेलेक्ट किया। जरूर उन्होंने ये देखा होगा कि कहाँ पे राजपूत वोट ज्यादा है, कहाँ पे भूमिहार वोट ज्यादा है, कहाँ पे मुस्लिम वोट ज्यादा है, कहाँ पे ओबीसी वोट ज्यादा है, कहाँ पे एससी एसटी वोट ज्यादा है। उसके आधार पे और वहां के जो लोकल पॉपुलर नेता होगा उसके आधार पे टिकट रिकमेंड किया गया। लेकिन सेंटर में बैठ के अमित शाह जी ने मोदी के भरोसे या ओवर कॉन्फिडेंस में सीधा सीधी निकाला लोगों को। आपको भी पता है कि बाहर से इंपोर्ट किया गया, दूसरे पार्टी के लोगों को बुला के टिकट दिया गया। नहीं, इसकी अब देखो, हारने के जब कारण ढूंढे जाएंगे, उनमें से कई कारण अपने आप पार्टी देखेगी जो जिनका हुआ है।
क्या योगी जी ने 40 लोगों की जो नाम दिए थे जिनको नहीं मिला टिकट, वो उनका के 2-4 के नाम गिना सकते हैं आप? बता सकते हैं? हाँ, बहुत सारे नाम गिना सकते हैं। बताइए, अभी सत्यप्रकाश जी भी बताइए। नहीं आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे पास अभी लिस्ट नहीं है योगी जी। चलो एनी हाउ देखो क्या अमन जी होता के है, पास होगा। क्योंकि ये इस बार का इलेक्शन, सत्यप्रकाश जी मेरी बात से सहमत होंगे, इस बार का इलेक्शन नैरेटिव बेस ही था। कहीं कोई पॉलिसीज, कहीं कोई आगे किसी में, मैं नहीं कह रहा, ये खासकर इंडिया अलायंस ने कहीं भी ये शो नहीं करा कि हम आएंगे तो ये करेंगे, ये हमारी विदेश नीति रहेगी, ये हमारी फाइनेंशियल नीति रहेगी, ये रहेगी। उन्होंने जितना भी रखा मोदी के कामों पे, मोदी की पॉलिसीज को पॉजिटिव या नेगेटिव रखने के, वही पेश किया सिर्फ। इस बार थाली बड़ी थी और उसके अंदर कंटेंट छोटे थे, जिसके कारण ये मैं सबको अमन जी एक छोटा सा रिप्लाई चाहिए, छोटा सा। ये जो 400 पार का नारा था वो बैकफायर कर गया। देखिए, आदमी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। 400 का नारा था, 10 साल से हमारी सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और जब पूरा विपक्ष एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, उनकी जितनी सीटें हैं उनको आप देख लीजिए, क्या बात कर रहे हैं? उनकी पूरी सीटें आप गिन लीजिए, 232 सीटें हैं और 241 सीटों में भारतीय जनता पार्टी है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ फैक्ट आएंगे। जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ते थे, उनके वोट डिवाइड होते थे, मुस्लिम वोट कहीं समाजवादी पार्टी को मिलते थे, कहीं कांग्रेस को मिलते थे। आज वो सारे वोट उनके एक तरफा एक जगह पर गए, और जो मुस्लिम वोटर था उसने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया। 100% मुस्लिम वोटर जब इलेक्शन में जा रहे थे तो आपको नहीं पता था कि मुस्लिम वोट ऑलरेडी एकीकृत हो चुका है, पार्टियां इस तरीके से ऐलान। देखिए, हम लोग जानते हैं इस बात को कि हो गया है, लेकिन हम तो पूरी मेहनत कर ही रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। अमन जी, अगर आप मेरे चैनल पे जाए ना, पिछला वीडियो देखे तो हमने तो प्रॉपर ये सब्जेक्ट ही डाला था कि क्या ये जो इंडिया गठबंधन का जो अलायंस पार्टी है वो सिर्फ मुस्लिम वोट के देख के बनाया गया है। ये तो हमने प्रॉपर डिस्कशन किया हुआ है, आप हमारे चैनल पे देखेंगे। ठीक है, सत्यप्रकाश जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं एक बात कहना चाह रहा था रोहित जी, कि पहली बार आजादी के बाद पहली बार कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री जनता द्वारा डायरेक्ट चुन के तीसरी बार बन रहा हो, और वो नरेंद्र मोदी है। इसके पहले पंडित नेहरू जी बने। नेहरू जी 2 बार तो चुनाव जीत के आए, और पहली बार जब बने तो वो जो संविधान सभा ने प्रधानमंत्री उनको मनोनीत किया। तो अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र में तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बन रहा हो, और उसको अगर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ये कहे कि उसको जनता ने नकार दिया, तो ये 140 करोड़ जो देशवासी हैं, उसमें सबका मत, सबका धर्म, सबका पंथ, किसी का कुछ, तरह तरह विभिन्नताओं का देश है ये। और एक बात और तभी तो बोल रहा हूँ ना, कुंदन जी, एक बात और स्पष्ट है आपके लिए, मैं एक चीज और कह दूं फैक्ट के साथ, कि पिछले 3 चुनाव में 2014, 2019 और 2024, ये तीनों चुनाव के आंकड़े को आप कैलकुलेट कर लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जितनी सीटें आई है, अगर उससे अधिक हो तो आप मुझे बता दीजिए। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की बात उसकी नहीं है। देखिए, बात उस प्रोपेगेंडा की है। सुनिए, बात वो नहीं है, बात उस प्रोपेगेंडा की है जिस वक्त आप नारा देते हैं कि इस बार हम 400 पार, और आप ही 400 पार नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आपके तमाम जो 40 लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं, 40 पार्टियां जुड़ी हुई है, सबका एक ही नारा है कि इस बार 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, इसके अलावा दूसरा कोई बात ही नहीं है। अच्छा, उसमें आपके नेता कहते फिर रहे हैं कि हमको इसलिए 400 पार चाहिए क्योंकि हमको संविधान में संशोधन करना है, इसलिए 400 पार चाहिए क्योंकि हमको ये करना है, वो करना है, ऐसे चलना, पल्लम पल्ला। अरे वो सब नहीं चलता है, झूठ की राजनीति कितना दिन चलेगा? ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो, लोगों ने आपके बहकावे में आके वोट दे भी दिया। चलो, इस बार आपको तो ये पता था ना कि 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में अनाज बांट रहे हो, दिल्ली में क्या हुआ आपको मिलेगा। प्लस दूसरी बात, जितने भी, अब मैं बोल तो रहा हूँ कि आप दिल्ली में क्या हुआ भाई साहब, प्रधानमंत्री पद की गरिमा
प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है, शब्दों की गरिमा है, उनके बातों की गरिमा है, आपने इतने छिछले शब्दों का प्रयोग किया अपने विरोधियों के लिए। ये तो समझो विरोधी नहीं रहेगा तो आप एक छत्र रात बैठ के क्या करोगे, क्या उखाड़ोगे आप? यदि कोई आदमी आपको अच्छा खराब बोलने वाला होगा ही नहीं तो आपने इसका भी ख्याल नहीं किया। अविरल जी बस वही 400 पार अति अहंकार में हो करके आपने अपना वो कर लिया। अब ये जो आपने गठबंधन किया है, गठबंधन, ये कितना दिन आपका टिकेगा? और ऐसे लोगों को आपने पार्टी में लिया है जिसके लिए आपने कहा था कि इसके लिए अब दरवाजा बंद, नीतीश के लिए दरवाजा बंद। वो जो है टीडीपी वालों को आप वो मुस्लिम आरक्षण की बात वो करता है, वो बोला कि मैं उसको दूंगा। तो अब आप क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे आप मुसलमानों के लिए? अब आपकी बोलती बंद होगी कि नहीं होगी? अब आप खुल के बोल पाएंगे क्या? सरकार बनने दीजिए ना, सरकार बनने दीजिए। देखिए जिस तरह जीव के चारों ओर दांत लगे हुए हैं, वैसे इनका जो है ये कील भरा ताज है, पहनने दीजिए। ठीक है, अब इनको जवाब देने दीजिए जल्दी से। रोहित जी मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ जल्दी से 30 सेकंड में, फिर अविरल जी बोल रहे। एक फेक नैरेटिव क्या होती है इसका अंदाजा और इसका उदाहरण एक आपके सामने है कि मतगणना के पहले तक कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, और जैसे ही परिणाम आया ईवीएम एकदम दूध का धुला हुआ हो गया। और एक चीज आपने उसमें भी ये घपला किया होगा, उसमें भी बीजेपी वाला घपला किया होगा। ये चोर पार्टी है, मैं बता रहा हूँ। आपने लोकतंत्र में पूरे के पूरे मीडिया को बदनाम कर दिया कि मीडिया जो है बीजेपी से मिली हुई है। चुनाव परिणाम आने के बाद 48 घंटे तक जिस प्रकार से मीडिया ने खबर दिखाया कि नीतीश कुमार छोड़ के चले जाएंगे, टीडीपी छोड़ के चली जाएगी, मोदी जी अब प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, मोदी जी अकेले हो गए। और आज जो सेंट्रल हॉल में जो कार्यक्रम हुआ उसमें आपने जो नीतीश कुमार और टीडीपी के मुखिया ने जो भाषण दिया, उस भाषण को अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने इस प्रकार से विपक्षियों का ऐसा उन्होंने दिवाला निकाला कि ये तो आज जनता देख गई कि वो तो एकदम क्लियरली आपको उन्होंने बेइज्जत किया कि मतलब क्या उनका बीजेपी के साथ बॉन्डिंग है और एनडीए के साथ नैरेटिव कैसे फैलाया जाता है, ये आपसे कोई सीखे। अच्छा जी, मैं बोल तो रहा हूँ, इंडिया अलायंस की गठन भी नीतीश कुमार जी ने इसीलिए कहा था कि ये बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी, इसको किसी भी हालत में रोकना है। अविरल जी इस बात को क्यों भूल जाते हो आप? इस बात को क्यों भूल जाते हो? इंडिया अलायंस की वो स्थिति है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया, पाकिस्तान का एक प्लेयर शतक मारा, तो मेरा प्लेयर तो शतक मारा ना, उसको दर्शक को कह रहा है यार हम तो वर्ल्ड कप फाइनल हार गए यार, तुम शतक मार के क्या फायदा हुआ आपका? अविरल जी को जवाब दीजिए ना, क्या हो गया आपको? लड्डू ज्यादा खा लिए हैं? नहीं देखिए, असल में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बीच में कुंदन जी आ जाएंगे। नहीं बोलिए, कोई नहीं आता भाई साहब, आप बोलिए, आप स्वतंत्र हैं, आप बोलिए। नहीं स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं, और आप स्वतंत्र इसलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में है, संविधान सही तरीके से हम लागू करा रहे हैं, इसलिए आप स्वतंत्र हैं। और नहीं तो इमरजेंसी लग गई होती अगर कांग्रेस की सरकार होती। कांग्रेस ने पहले भी इमरजेंसी लगाई थी, ये भी आपको याद रखना चाहिए, इसे भूलिए मत। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की बात है, आज तो अविरल जी फायर ब्रांड की तरफ बोल रहे हैं, लगता है सुबह सुबह 4 लड्डू खाए हैं। बीजेपी का 400 पार करा रहे थे 4 बजे, हौसला अफजाई कर दिया ना। अरे सत्यप्रकाश 4 बजे 400 पार करा रहे थे, लगता है कि 4 लड्डू घटक गए आज। जी देख 3 बजे 300 पार हुआ कि नहीं हुआ, इस बात को भी तो याद रखिए। हाँ तो बट आप तो 4 बजे की बात कर लीजिए, आप तो 4 बजे का इंतजार कर रहे थे। बता दीजिए ये तोड़ फोड़ की शुरुआत कब होगी, 350 पार कब होगा? अरे तो 300 पार तो हो ही चुका है, 300 पार हो चुका है सत्यप्रकाश जी, 303 आ चुकी है, 350 भी आ जाएगी। मैं 350 की बात कर रहा हूँ और बीजेपी जोड़ तोड़ के अब पता नहीं कितने लोगों को चक्कर में है, पता नहीं। तोड़ नहीं, हम जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ की बात हम करते ही नहीं है। नहीं ठीक है, रेत के धरातल पर जो महल बना रहे हो वो टिकेगा नहीं। ठीक है, रोहित जी को कहना चाहूंगा, रोहित जी को मालूम होगा
उद्धव ठाकरे इनकी मीटिंग में नहीं गए, इंडी गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे नहीं गए, इन्हें याद रखना चाहिए। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है राजीव जी, कुंदन जी ने जो जो सवाल उठाए उसका जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, मैं फिर कह रहा हूं, पार्टियों को बीच में नहीं डालते, हम एक बड़े के कैनवास पे देखते हैं। मुझे जो लग रहा है कि हम फेल हो गए कहीं लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी हम नहीं ठीक से समझ पाए कि हमें कहाँ पे कहाँ रहना चाहिए। हम लोकसभा के इलेक्शन जिसमें पूरा देश का चरित्र होता है, कोई किसी का कुनबा, किसी का परिवार, किसी की स्टेट, किसी का जात बिरादरी नहीं होनी चाहिए थी, वहां पे हम करके खासकर दो स्टेट में यूपी और बिहार ने टोटल डेमोक्रेसी, जीत हार को भूल जाइए, मैं साइड पे रखिए, कीप इन साइड। यूपी और बिहार ने, बिहार भी मैं कहता हूँ इतना नहीं रहा, इस बार यूपी ज्यादा बदनाम हुआ है। यूपी ने जो जात बिरादरी का जो खेल दिखाया है लोकसभा के इलेक्शन में, मैं उससे निराश हूं। सरकार मोदी की बनती है, मोदी की अलायंस की बनती है, इनकी बन जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक समझ नहीं पाए कि हमें कहाँ स्टैंड लेना चाहिए। तो लोगों को क्या हम 70-75 साल बाद भी मैच्योर नहीं है? मुझे दुख इस बात का है। ठीक है अमन जी, एक लाइन में एक जवाब दीजिए कि आपको अब ये जो मिलीजुली सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वो कितना मजबूत दिखता है और मोदी जी कितना फ्री रहेंगे इस पूरे 5 साल में कोई भी डिसीजन लेने के लिए? देखिए रोहित जी 2 टर्म में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से थी, लेकिन उन्होंने अपने साथ गठबंधन के जितने भी और भी पार्टियां थी उनका पूरा सम्मान किया और उन्हें पूरे सम्मान से कैबिनेट में जहां भी जगह मिली उनको दिया। रही बात सीटों की और गठबंधन की, तो माननीय प्रधानमंत्री हमारे पूरी तरह से फ्री हैं और वो जो भी डिसीजंस होंगे मेरे हिसाब से गठबंधन के जितने भी पार्टियां हैं वो उनका सम्मान करेंगी और सरकार बिल्कुल फ्रीली चलेगी, क्योंकि वो देश हित में 140 करोड़ देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं। वो अपने लिए काम नहीं कर रहे, अपने परिवार के लिए काम नहीं कर रहे, कोई उनका कुनबा नहीं है, उनका कुनबा पूरा भारत है, 140 करोड़ भारतवासी उनका कुनबा है। तो इसलिए सभी को उन पर विश्वास है और उस विश्वास के साथ सभी पार्टी उनके साथ समर्थन से रहेंगी। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं लगता कि सरकार में कोई दिक्कत होगी। ठीक है खुराना साहब, इसी बात का जवाब देना है जो आपने एकदम शॉर्टकट में। देखिए वीरेंद्र सहवाग का खेलने का अंदाज अपना है, वो उससे आप कहो कि आप स्लो खेलोगे नहीं खेल पाएगा, वो रहे खिलाड़ी ना रहे, शेर शिकार करेगा ही करेगा, वो घास नहीं खाएगा। ऐसे ही आप नरेंद्र मोदी को समझे, वो अपने स्टाइल से ही काम करेंगे, चाहे समर्थन है नहीं है, वो है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बंदा राजनीति छोड़ देगा लेकिन खेलेगा अपने स्टाइल से जब तक खेलेगा। ये ठीक है कुंदन जी ये जो आने वाला 5 साल है ये क्या कांटों का ताज होगा या मोदी जी वैसे ही काम करेंगे, फियरलेस डिसीजन नहीं, इनका देखिए मैं बोल रहा हूँ 10 साल में इन्होंने कुछ कर नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाया। जिस स्तर पे इनका भाषणबाजी होता है, खाली गोल मोल बातें हवाई होती है, इनके करने धरना इनको कुछ नहीं है। कुछ चंद उद्योगपति हैं, इनको फायदा पहुंचाना है, इनको बोलने का शौक है, कपड़ा पहनने का शौक है, घूमने का शौक है, ऐशो आराम की जिंदगी का इनको शौक है, वो इनका शौक पूरा हो रहा है। बाकी काम तो कोई और ही कर रहा है, काम किसी और का भला हो रहा है। आपका भला हो, हमारा भला हो ना हो, इससे क्या मतलब है? मतलब तो जिन्होंने इनको बना रहा है, जो इनके पीछे पैसे खर्चे कर रहे हैं और उनके लिए इनकी पार्टी काम कर रही है, तो वो चंद कुछ लोगों के लिए काम कर रही है, वो अपना काम करेगा और क्या है। बाकी जो लोग इनके साथ गठबंधन में हैं, जब उनका इच्छा होगा तो वो अलग थलग हो जाएंगे, वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इस पर बड़ी बात नहीं है। ठीक है 5 साल अगला कैसा लग रहा है तुम्हें? मोदी जी फियरलेस रहेंगे या बात को आप ऐसे समझते हैं कि नीतीश कुमार ने जो आज बात कही कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, और उनकी बातों में ये स्पष्ट था कि आप अपने मन से जो आपको अच्छा लगे और जो देश हित में हो कार्य करें। और दूसरी बात कि ये प्री पोल अलायंस का गठबंधन है और उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।
तो जब प्री पोल अलायंस है तो फिर इसमें सोचने की क्या बात है। और रही बात कि बार बार ये बात है रही टीडीपी और नीतीश कुमार, तो वैसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में कई पार्टी ऐसे भी हैं जिनके खुद के सांसद, मैं इस बात से श्योर हूं कि कई पार्टी के तो अपने सांसद जो है वो भाग के बीजेपी में आएंगे, खुद वो पार्टियां अपने सांसद को नहीं बचा पाएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अविरल जी, अगला 5 साल क्या लगता है आपको? जी देखिए, जिस प्रकार से हम निरंतर कार्य कर रहे हैं गरीब कल्याण के लिए, वो जारी रहेगा। पीड़ितों को न्याय निश्चित रूप से मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की गंगा बही है, वो निरंतर बहती, बात को इन्हें याद रखना चाहिए। उसके साथ साथ उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, गांव गरीब का विकास हुआ, मजदूरों के लिए कार्य किया गया, किसानों के लिए कार्य किया गया, बुनियादी स्तर पर कार्य किया गया, वो जारी रहेगा। और 5 साल, पूरे 5 साल एनडीए की सरकार निश्चित रूप से चलेगी। इन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात को भी समझ लेना चाहिए। ये कहते हैं डिसीजन मेकिंग पावर की, ये बात बार बार बात करते हैं, तो कई फैसले लगातार लिए जाते रहेंगे, घंटा लेगा उसको, कुछ आता जाता तो है। इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। बीजेपी का अंदरूनी कलह अब सामने खुल के आने लगा है, और जो भी होगा आज नहीं तो कल सब लोग खुल के बोलने लगे हैं, तो पब्लिक को पता चल ही जाएगा। जीत और हार का मंथन जरूर होना चाहिए कि जीत का कारण क्या था और हार के लिए कारण क्या था, और उसके लिए किसी ना किसी की जिम्मेवारी भी तय करनी चाहिए, ताकि आगे जो है आप समझ सके कि आपको कैसे काम करना है। और हो सकता है कि बहुत जल्दी बीजेपी के जो अध्यक्ष है उनका भी पोस्ट का चुनाव होगा या उनको बदला जाएगा। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राजीव खुराना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कुंदन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर अविरल मलिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अमन कुमार सिन्हा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।